नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूजवर्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया ऑडियो बुक शो, इश्क का दूसरा मोड़। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आगे के एपिसोड अपलोड करने के लिए प्रेरणा मिले। स्टोरी इंट्रो। एक समय था जब समीरा को लगता था कि वर्षों तक साथ रहने के बाद ऋषि के साथ 7 फेरे लेना उसके जीवन का सबसे सुखद क्षण होगा। लेकिन जब ऋषि ने उसे धोखा दिया तब उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार और उम्र भर साथ निभाना बहुत दुर्लभ होता है। ज्यादातर रिश्ते अंत में बिछड़ने और दर्द ही देते हैं। तलाक के बाद समीरा ने कसम खाई कि वह फिर कभी किसी से दिल नहीं लगाएगी। लेकिन ऋषि के सबसे छोटे चाचा देव उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान बनकर आए कि उसे भागने का कोई मौका ही नहीं मिला। समीरा हर बार खुद को दूर करने की कोशिश करती क्योंकि वह अपने एक्स के परिवार से कोई और रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मगर देव ने हार नहीं मानी, वह उसे पाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। एपिसोड 1। समीरा मेहता अपने गर्भवती होने की कोशिश के तीसरे महीने में थी जब उसने अपने पति ऋषि गोयनका के फोन पर नेत्रा भाट नाम के एक संपर्क से एक संदेश देखा। मिथेश, मुझे लगता है कि मेरी नई नाइटगाउन थोड़ी तंग है। क्यों न तुम आकर देख लो कि यह कैसे लगती है। संदेश के साथ एक सेल्फी थी जिसमें एक महिला गहरे वी नेक लाल स्लिप ड्रेस में थी। उसकी क्लीवेज आंशिक रूप से खुली हुई थी जो आकर्षण बिखेर रही थी। समीरा ने फोन को मजबूती से पकड़ा। उसने ऊपर स्क्रॉल किया और पाया कि ऋषि और मिथेश के पिछले संदेश पूरी तरह से काम से संबंधित थे, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया। क्या यह संदेश गलती से भेजा गया था, या एक हाथ ने समीरा की कमर के चारों ओर लपेटा जिससे उसकी सोच टूट गई। ऋषि ने अपने गर्म शरीर को उसके खिलाफ दबाया और धीरे धीरे उसके कान के लोब को चबाने लगा। प्रिय, मैं पूरी तरह से साफ हो गया हूँ। क्या तुम सोफे पर या बिस्तर पर करना चाहोगी? समीरा के जवाब देने से पहले ऋषि ने उसे उठाया और सोफे पर लिटा दिया। उसकी लंबी काया उसके ऊपर छा गई। चूंकि तुम कुछ नहीं कह रही हो, मैं चुनता हूँ। चलो सोफे पर करते हैं, ऋषि ने कहा। उसकी आवाज भारी थी और उसकी आंखों में एक आग की चमक थी जिसने समीरा को तुरंत शर्मिंदा कर दिया। समीरा पहले से ही खूबसूरत थी और उसके गालों पर हल्का लालिमा उसे रोशनी में एक लुभावनी, पकी, रसीली आड़ू की तरह दिखा रही थी। ऋषि की नजरें गहरी हो गईं। उसने समीरा को चूमने के लिए झुका, लेकिन उसने अचानक अपना सिर मोड़ लिया। उसकी प्रतिरोध को महसूस करते हुए उसने उसे भ्रमित नजरों से देखा। प्रिय, क्या हुआ? ऋषि, जो आमतौर पर काम पर आत्मविश्वासी होता है, अब समीरा को भ्रम और दुख के मिश्रण के साथ देख रहा था, जिसने उसके दिल को थोड़ी देर के लिए नरम कर दिया। फिर भी उसने अभी तक उस स्पष्ट सेल्फी को नहीं भुलाया था जो उसने अभी देखी थी। उसने एक हाथ से उसके सीने पर रोक दिया और दूसरे हाथ से उसका फोन उठाकर स्क्रीन दिखाते हुए कहा, पहले इसका स्पष्टीकरण दो। ऋषि ने स्क्रीन पर नजर डाली और तुरंत भरीकुटी चिढ़ाई फोन उठाकर कॉल करने लगा। यह जल्दी से उठाया गया। मिस्टर गोयनका, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ऋषि ने गुस्से से देखा और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी सचिव ग्राहकों को आमंत्रित करना शुरू कर चुकी है। एक पल की चुप्पी के बाद नेत्रा की घबराई हुई आवाज आई। मिस्टर गोयनका, मुझे खेद है। वह संदेश मेरे बॉयफ्रेंड के लिए था। मुझे लगता है कि मैंने गलती से आपको भेज दिया। अगली बार ऐसा हुआ तो अपने सामान पैक करो और निकल जाओ। ऋषि ने फोन रख दिया और समीरा की ओर देखा। उसका चेहरा नर्म हो गया, यहाँ तक कि एक हल्का सा दुख भी दिखा। प्रिय, उसने गलती से भेजा। अगर तुम अभी भी परेशान हो तो मैं उसे कल निकाल दूंगा। अब देर हो गई है, इसलिए चलो किसी अनावश्यक चीज पर समय बर्बाद न करें। हम एक हफ्ते से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तुम्हें आज रात मुझे मना लेना चाहिए। ऋषि ने समीरा को चूमने के लिए खींचा, लेकिन मुद्दा स्पष्ट होने के बावजूद उसका मूड खराब हो गया था। वह अब मूड में नहीं थी और उसे धक्का दे दिया। मैं आज रात थकी हुई हूँ। चलो कल जारी रखते हैं। ऋषि की आंखों में निराशा की एक झलक आई, लेकिन उसने उस पर दबाव नहीं डाला। ठीक है, तुम पहले सो जाओ। मैं अभी थका नहीं हूँ, इसलिए मैं अध्ययन में जाकर कुछ काम करूंगा। ठीक है। रात के बीच में भारी बारिश शुरू हो गई। आवाज ने समीरा को जगाया और उसने केवल अपने बगल में ठंडी जगह महसूस की। उसने घड़ी की ओर देखा, 3:16 बजे। समीरा ने सोचा कि क्या ऋषि अभी भी काम कर रहा है। वह उठी, एक रोब पहनकर अध्ययन में गई, लेकिन वह अंधेरा और खाली था। उसके दरवाजे की कुंडी पर पकड़ मजबूत हो गई और उसका दिल धड़कने लगा। समीरा का फोन अचानक चिंगारी से बज उठा, जिससे वह चौंकी। यह एक अज्ञात नंबर से संदेश था और उसे एक आंतरिक भावना थी कि इसे पढ़ने का मतलब उसके और ऋषि के लिए कोई वापसी नहीं होगी। बाहर गरजने की आवाज ने उसे चौंका दिया, जिससे उसने गलती से इसे दबा दिया। क्या तुम अभी भी जाग रही हो? क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है। वह गरजने और बिजली की कटौती से डर गया था और वह मुझे सांत्वना देने आया। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारा पति कहाँ है? जैसे ही समीरा ने संदेश पढ़ा और घमंडी स्वर सुना, उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे।
काफी देर बाद एक और संदेश आया जिसमें एक पता और कुछ अंकों की श्रृंखला थी। समैरा ने अपने होंठ काटे, अपनी कार की चाबियां उठाईं और सीधे वहां चली गई। जब वह विला पहुंची तो सुबह के 4 o'clock बजे थे। उसने कोट डाला और दरवाजा खुल गया। लिविंग रूम की लाइटें जल रही थीं। प्रवेश द्वार से लेकर बेडरूम के दरवाजे तक एक आदमी का सूट और एक महिला की लिंगेरी बिखरी हुई थी, जो उनके कार्यों की तात्कालिकता को दर्शा रही थी। बेडरूम के दरवाजे पर फटी हुई लाल नाइट गाउन को देखकर समैरा को एक बेतुकी सी भावना हुई। हालांकि प्रवेश द्वार से बेडरूम तक की दूरी केवल कुछ मीटर थी, यह समैरा के लिए एक अनंत काल की तरह महसूस हो रही थी। बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर उसे हल्का सिरदर्द और चक्कर आ रहा था। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे थोड़ा खुला दरवाजा धकेला। बिखरे हुए बिस्तर और नग्न युगल की दृश्यता, उनकी भारी सांसें कमरे में भर गईं, समैरा के दिल को चीर दिया। युगल इतने व्यस्त थे कि उन्हें वहां खड़ी समैरा का पता नहीं चला। समैरा का हाथ दरवाजे के फ्रेम पर इतना कस गया कि वह सफेद हो गया, जिससे उसकी हथेली पर लाल निशान बन गए। वह ऋषि के साथ 8 साल से थी, स्कूल के दिनों से लेकर शादी तक, सभी के बीच में ईर्ष्या का कारण बनी। आज तक उसने कभी भी उनके बीच विश्वासघात की कल्पना नहीं की थी। अब वास्तविकता ने उसे एक क्रूर झटका दिया। यहां तक कि सबसे सच्चे विवाह के वादे भी एक बदलते दिल का सामना नहीं कर सकते। दृश्य को सहन न कर पाने के कारण समैरा मुड़ी और बाहर निकल गई, गाड़ी चलाते हुए। उसने रास्ते में एक बार पर रुकने का फैसला किया। जब निशा शाह वहां पहुंची तब तक समैरा पहले ही 2 बोतल विस्की पी चुकी थी। उसकी नजरें थोड़ी धुंधली थीं। निशा, तुम यहाँ हो? समैरा को कई पुरुषों के बीच देखकर निशा ने माथा चिढ़ाया। तुम सब जाओ। नहीं, वे यहाँ ठीक हैं, मैंने कहा जाओ। पुरुषों को भगा देने के बाद निशा समैरा के पास बैठ गई। क्या हुआ? क्या ऋषि ने सच में तुम्हारे साथ धोखा किया? निशा समैरा की विश्वविद्यालय की रूममेट थी और उसने समैरा और ऋषि की यात्रा को स्कूल से शादी तक देखा था। उसने देखा था कि ऋषि ने समैरा के साथ सभी वर्षों में अच्छा व्यवहार किया, इसलिए वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह धोखा देगा। ऋषि का नाम सुनते ही समैरा की नजरें धुंधली हो गईं और दिल को तोड़ने वाला दर्द फिर से लौट आया। मैं अभी उस नाम को सुनना नहीं चाहती। समैरा ने अपना पेय एक ही घूंट में खत्म कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऋषि उसे धोखा देगा। किसी और महिला के साथ बिस्तर में उसे देखना उसके दिल में एक चाकू की तरह लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने तुमसे बहुत प्यार किया। वह धोखा देने वाला नहीं लगता। शायद कोई गलतफहमी है, निशा ने सुझाव दिया। समैरा ने ठंडी हंसी निकाली। मैंने अपनी आंखों से देखा। यह कैसे गलतफहमी हो सकती है? कमरे में चुप्पी छा गई। समैरा को ऐसा पीते हुए देखकर निशा ने उसके हाथ से गिलास छीन लिया। भले ही उसने धोखा दिया हो, तुम्हें खुद को शराब पीकर सजा नहीं देनी चाहिए। अब तुम क्या करने वाली हो? मैं तलाक ले रही हूँ। उसके उस महिला के साथ होने का सोचकर ही मुझे घिन आती है। समैरा की लाल आंखों में विद्रोह देखकर निशा का दिल दुखा। अब इसके बारे में मत सोचो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। जब तुम शांत हो जाओ तब तय करो कि आगे क्या करना है। मैं तुम्हें घर ले चलूंगी। समैरा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। उस घर में लौटना केवल ऋषि के धोखे की बीमार यादों को वापस लाएगा। हर याद उसे उल्टी जैसा महसूस कराती थी। समैरा की अनिच्छा देखकर निशा ने जोर नहीं दिया। तो मैं तुम्हारे लिए एक होटल का कमरा बुक कर दूंगी। कमरा बुक करने के बाद निशा ने समैरा को होटल के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊं? समैरा ने सिर हिलाया। नहीं, तुम जाओ और आराम करो। मैं ठीक रहूंगी। उसने कमरे की चाबी लहराई और होटल में चली गई। समैरा को स्थिर चलते देखकर निशा ने आखिरकार राहत की सांस ली और समैरा के अंदर जाने के बाद वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि समैरा जब शराब के नशे में थी तो बाहर से सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखरी हुई थी। समैरा ने लिफ्ट में प्रवेश किया, अपनी कार्ड स्कैन की और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। जल्द ही दरवाजे डिंग के साथ खुल गए। जब समैरा कारपेट पर कदम रखी तो उसके पैर लगभग ढीले हो गए। उसने दीवार के खिलाफ खुद को संभाला, अपने दर्द भरे मंदिरों की मालिश करते हुए अपने कमरे के नंबर की तलाश की। शराब का असर हो रहा था और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसे कमरा 8919 मिला और उसने दरवाजे पर कार्ड आजमाया। कोई बीप सुनाई नहीं दी तो उसने माथा चिढ़ाया और दरवाजा धकेलने ही वाली थी कि वह अचानक खुल गया। समैरा ठिठक गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, एक बड़ा हाथ उसे अंधेरे कमरे में खींच लिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे हॉलवे की रोशनी कट गई। वह दरवाजे के खिलाफ दब गई। एक आदमी की गर्म सांस उसके कान के पास थी, जिससे वह कांप गई। उसके इंद्रियों में पाइन की परिचित खुशबू भर गई, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पहचान पाती, उसने अपने होंठों पर उसके होंठों की गर्मी महसूस की। मम्फ, यह समझते हुए कि क्या हो रहा है, समैरा ने संघर्ष किया।
देव मजबूत था और शराब ने उसकी ताकत को कम कर दिया था, जिससे उसके हाथ कमजोर महसूस कर रहे थे, जैसे वह उसे अपने सीने पर धकेलने के लिए आमंत्रित कर रही हो। देव के हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे, आग की एक लकीर छोड़ते हुए, और उसके शरीर ने उसके स्पर्श के प्रति अधिक प्रतिक्रिया दी। समैरा ने उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने आसानी से उसके कलाई पकड़ ली और उन्हें उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया। मुझे छोड़ो मम्फ, मुझे छोड़ो। उसने उसे चूमना बंद किया और हंसते हुए कहा, कठिनाई से खेलने की कोई जरूरत नहीं। उसकी उंगलियां उसके कॉलर को छू रही थीं, ठंडी छुअन से वह कांप गई। उसकी शरीर की गर्मी उसे पिघलाने लगी और उसके पैर कमजोर हो गए। अंधेरे में समैरा की इंद्रियां तेज हो गईं। उसने देव को अपने कपड़े खोलते हुए महसूस किया, उसका मुंह सूख गया और उसकी आखिरी थोड़ी सी समझदारी ने उसे चेतावनी दी कि यह बहुत दूर जा रहा है। मुझे छोड़ो। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे उठाया और बिस्तर पर फेंक दिया। बिस्तर नरम था, इसलिए समैरा को दर्द नहीं हुआ, लेकिन प्रभाव ने उसके सिर को चकरा दिया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन देव ने उसे नीचे पिन कर दिया। जल्द ही उसके कपड़े गायब हो गए और वे दोनों लगभग नग्न थे। वह उसके खिलाफ दबा हुआ था, तैयार। उसकी प्रभुत्व वाली उपस्थिति ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने सीने पर धकेलने की कोशिश की, अपने होंठों को काटते हुए शांत और स्पष्ट रहने के लिए। सर, मुझे लगता है कि मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। कृपया मुझे जाने दो। समैरा की आवाज तनाव से कांप रही थी। टस्क। देव की आवाज अधीर थी, उसका स्वर ठंडा। अभी भी खेल रही हो। वह उठने वाला था और समैरा को बाहर फेंकने वाला था जब अचानक कमरे की रोशनी जल गई। समैरा ने संघर्ष में गलती से लाइट स्विच दबा दिया था। अचानक की रोशनी ने देव को चिढ़ाया। जब उसने उसके नीचे खड़ी डरी हुई महिला को देखा तो वह चौंक गया। समैरा ने देव को पहचान लिया और उसके चेहरे से खून सूख गया। डर ने उसे तुरंत होश में ला दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, जिस आदमी ने लगभग उसका बलात्कार किया, वह ऋषि का चाचा देव गोयनका था। चाचा देव। समैरा हमेशा देव से सतर्क रही थी। वह रिचर्ड गोयनका और मैरी का सबसे छोटा बेटा था। उसे उनके द्वारा डेट किया गया था और उसके अप्रत्याशित ठंडे स्वभाव के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि बाहरी लोग भी उससे टकराने से बचते थे। जब उसने ऋषि से शादी की तो उसने उसे देव से दूर रहने की चेतावनी दी थी। चुप रहो। देव का चेहरा अंधेरा था, उसकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी थीं, जैसे वह तय कर रहा हो कि उसे हमेशा के लिए चुप कर दे। फिर उसकी नजरें उसके नग्न शरीर पर गईं और वह और भी गहरा हो गया। उसने मुड़कर बिस्तर से उठते हुए कहा, कपड़े पहन लो और बाहर निकलो। जैसे ही देव ने हिलाया, समैरा ने उसे देखा जहां उसे नहीं देखना चाहिए था, और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी लज्जित चेहरे को देखकर देव का चेहरा और भी बिगड़ गया। अभी भी नहीं जा रही। समैरा को अपनी शर्म की परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद उसने कमरे का नंबर चेक किया और अपनी गलती का एहसास हुआ। यह कमरा 8919 नहीं था, बल्कि कमरा 8916 था। उसने गलत कमरे में प्रवेश किया और लगभग अपने पति के चाचा के साथ सो गई। इस विचार ने उसके सिरदर्द को और बढ़ा दिया। उसे निशा को उसे ऊपर ले जाने देना चाहिए था। दुर्भाग्यवश अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब समैरा चली गई तो देव ने अपने चेहरे पर गुस्सा लिए एक नंबर डायल किया। आज रात एम्पायर स्काईव्यू होटल से सभी निगरानी फुटेज हटा दो। फोन रखकर उसने बिखरे हुए बिस्तर और चादरों को देखा और एक सिगरेट जलाई। उसकी चिढ़ बढ़ती गई। उसने अपने भतीजे की पत्नी के साथ लगभग सोने की स्थिति में पहुंच गया। क्या गड़बड़ थी? समीरा वापस आते समय काफी हिचकिचाती रही और अंत में उसने देव को संदेश भेजा, जिसके साथ उसका 3 वर्षों से संपर्क था, लेकिन उसने कभी उससे बात नहीं की थी। समीरा, अंकल देव, क्या हम यह दिखावा कर सकते हैं कि आज रात कुछ हुआ ही नहीं? मैं बहुत नशे में थी और गलत कमरे में चली गई। वह काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन हेमन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसने भौहें सिकुड़ते हुए दूसरा संदेश भेजा। समीरा, जैसे ही उसने यह भेजा, एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। आप अब इस उपयोगकर्ता के मित्र नहीं हैं। कृपया चैटिंग जारी रखने के लिए मित्र अनुरोध भेजें। नायला ने अपने होंठ चिढ़ाए। डेमन ने उसे हटा दिया था। शायद वह इस मुद्दे को फिर से नहीं उठाना चाहता था। राहत की सांस लेते हुए उसे थोड़ी शांति महसूस हुई। जब समीरा घर पहुंची तो सुबह के 6 o'clock बज चुके थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने ऋषि को सोफे पर बैठे देखा। दरवाजे की आवाज सुनकर वह तेजी से मुड़ा। उसकी आंखें रात भर की नींद से लाल हो गई थीं। ऋषि, कल रात तुम कहाँ थीं? मैंने तुम्हें दर्जनों बार फोन किया। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? ऋषि खड़ा हुआ और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन समीरा पीछे हट गई। समीरा, तुम पूरी रात बाहर रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं। समीरा हमेशा से ही सौम्य रही है। 8 साल साथ रहने के दौरान उन्होंने शायद ही कभी किसी से बहस की।
यह पहली बार था जब उसने उससे इतनी बेरुखी से बात की थी। ऋषि को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उसकी लाल सूजी हुई आंखें देखीं। उसका चेहरा बदल गया और उसका हाथ उसकी कमर पर कस गया। तुम्हें पता है ना? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अपराध बोध या घबराहट का कोई भाव नहीं था, मानो उसे इस दिन के आने की उम्मीद थी। समीरा की लंबे समय से दबी हुई भावनाएं आखिरकार फूट पड़ीं। उसने अपना बैग उसकी ओर फेंका, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, जैसे वह पागल हो गई हो। समीरा, ऋषि गोयनका, तुम इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हो? अगर तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते तो तुम मुझे तलाक दे सकते थे। तुम्हें मुझे इस तरह से क्यों दुख पहुंचाना पड़ा? समीरा ने मान लिया था कि कोई तीसरा पक्ष कभी उनके बीच नहीं आ सकता। दुर्भाग्य से वास्तविकता ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा, उसे उसके द्वारा बुने गए झूठ से जगा दिया और उसके लिए उसके प्यार को एक मजाक में बदल दिया। ऋषि ने उसकी लाल आंसुओं से भरी आंखें देखकर सीने में दर्द महसूस किया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। नायला, मुझे माफ कर दो। समीरा ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वह हंसना चाहती थी लेकिन उसके आंसू निकल आए। मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। समीरा, क्या वफादार बने रहना इतना कठिन है? जब से हमारी शादी हुई है मैंने कई बेहतरीन पुरुषों से मिल चुकी हूं और कुछ ने मुझमें रुचि दिखाई है, लेकिन मैंने कभी भी सीमा पार नहीं की। अगर मैं ऐसा कर सकती हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ऋषि ने जब उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा देखा तो उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ऋषि, समीरा, तुम ही एकमात्र हो जिससे मैं प्यार करता हूं, उसके साथ यह बस एक दुर्घटना थी। उनका स्पष्टीकरण इतना कमजोर था कि समीरा को यह हास्यास्पद और घिनौना लगा। समीरा, तो आप यह कह रहे हैं कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ सो सकती हूं और फिर आपको बता सकती हूं कि यह एक दुर्घटना थी? कि मैंने भले ही आपको शारीरिक रूप से धोखा दिया हो, लेकिन मेरा दिल अभी भी आपका है। ऋषि की आंखों में क्रूरता की एक झलक उभरी। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मैं तुम्हें और उस आदमी को बिस्तर पर एक साथ मार डालूंगा। समीरा के दिल में ठंडक दौड़ गई। अगर उसे पता था कि विश्वासघात अक्षम्य है तो फिर भी वह उसे धोखा देगा। समीरा, क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें छोड़ दूंगी। ऋषि का चेहरा बदल गया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। समीरा ने अपने आंसू पोंछे, उसके चेहरे पर उपहास और पूजा का मिश्रण था। चाहे तुम सहमत हो या नहीं, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूं। तुम मेरी माफी के लायक नहीं हो। इतना कहकर उसने उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और ऊपर चली गई। ऋषि ने उसकी पीठ को देखा, उसकी निगाहें गहरी थीं। बेडरूम में वापस आकर समीरा सीधे नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, क्योंकि वह खुद पर शराब की गंध बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बाथरूम में उसने अपनी छाती पर लाल निशान देखे और रुक गई। देव के हाथों की छवि उसके दिमाग में घूम गई, जिससे वह भौंचक्की रह गई। उसने निशानों को तब तक जोर से रगड़ा जब तक कि उनकी त्वचा लाल नहीं हो गई, ताकि उसका स्पर्श मिटाया जा सके। नहाने के बाद उसने देखा कि ऋषि बिस्तर पर सिर झुकाए बैठा है और विचारों में खोया हुआ है। उसने भौहें सिकोड़कर उसे अनदेखा करने का फैसला किया। वैसे भी उनका जल्दी ही झगड़ा हो जाएगा। ऋषि ने देखा कि समीरा सिर्फ एक तौलिया पहने हुए बाहर आ रही है। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसका ताज़ा धुला हुआ चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लाल हो रहा था और उसकी खुशबू मनमोहक थी। तौलिया मुश्किल से उसके कूल्हों को ढक रहा था, जिससे उसकी लंबी गोरी टांगें दिखाई दे रही थीं। उसकी सांसें अटक गईं, उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी। समीरा ने ऋषि की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। वह अपना पजामा लेने के लिए अलमारी की ओर बढ़ी, तभी अचानक पीछे से एक जोड़ी बाहों ने उसे जकड़ लिया। ऋषि इस बारे में सोच रहा था कि उसके जाने के बाद उसे कैसे वापस लाया जाए। उसके दिमाग में एक ही रास्ता था कि वह उसके साथ बच्चा पैदा करे। वह इस बारे में उससे बात करने के लिए ऊपर आया था, धीरे धीरे आगे बढ़ने की योजना बना रहा था। हालांकि उसे शौव से बाहर निकलते देखकर वह नियंत्रण खो बैठा। पहले ऐसा व्यवहार समीरा की भावनाओं को भड़का देता था, लेकिन अब उसे सिर्फ घृणा महसूस हो रही थी। उसने मुड़कर उसे दूर धकेल दिया, उसकी नज़र घृणा से भरी हुई थी। मुझे मत छुओ, मुझे गंदा लग रहा है। ऋषि की आंखों में दुख की झलक दिखाई दी। उसने उसके हाथ पकड़ लिए, उसका चेहरा गंभीर था। क्या तुम हमेशा से बच्चा नहीं चाहती थी? चलो अब एक बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है? समीरा ने उसके इस व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया। यह पहले की बात है। हो सकता है कि भविष्य में मेरा बच्चा हो, लेकिन वह तुम्हारा नहीं होगा। उसके शब्दों से ऋषि को गुस्सा आ गया। उसने उसे पकड़ लिया और बिस्तर पर पटक दिया, उसे नीचे दबा दिया। यह फिर से कहो। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, लेकिन समीरा को इसकी परवाह नहीं थी। मुझे तुमसे घृणा हो गई है। मैं तुम्हारा बच्चा पाने की बजाय मरना पसंद करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ऋषि ने उसे जोर से किस करने की कोशिश करने लगा। समीरा एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसने बेतहाशा संघर्ष करना शुरू किया।
ऋषि के किसी और महिला को पिछले रात चूमने के विचार से ही उसे घृणा और क्रोध से भर गया। मुझे छोड़ो। उसका संघर्ष ऋषि के खिलाफ बेकार था, जिसने बस उसकी कमर के चारों ओर अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया। जैसे ही वह लड़ी, उसका तौलिया ढीला हो गया, जिससे उसका शरीर उजागर हो गया। उसकी नजरें गहरी हो गईं और उसे एक तीव्र इच्छा का अनुभव हुआ। उनके शरीर एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए थे और समैरा ने जल्दी से ऋषि में बदलाव का एहसास किया। गुस्से में उसने उसे जोर से काट लिया। उनके मुंह में खून का स्वाद आया। ऋषि ने उसे छोड़ने के बजाय अपनी दूसरी हाथ को समैरा के तौलिए के नीचे डाल दिया। उसके नीचे कुछ नहीं था, क्योंकि वह अभी शौव से निकली थी। वह सख्त हो गई और भी अधिक संघर्ष करने लगी। ऋषि, मुझसे दूर हो जाओ। ऋषि ने समैरा की अनसुनी की। उसकी उंगलियां उसके संवेदनशील स्थानों को छूने लगीं। समैरा, तुम्हें भी मेरी जरूरत है ना? समैरा का संघर्ष बेकार था और वह तेजी से निराश होती गई। जैसे ही ऋषि ने खुद को स्थिति में रखा, उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। ऋषि, मुझे नफरत करने पर मजबूर मत करो। ऋषि अचानक रुक गया। समैरा को निराशा और दर्द में देखकर, जैसे वह एक नाजुक चीनी की गुड़िया हो जो टूटने वाली है, उसे ठहरने पर मजबूर कर दिया। वह उसे बेतहाशा चाहता था, लेकिन उसके मन में एक आवाज ने चेतावनी दी कि अगर उसने उसे अब लिया, तो यह उनके लिए अंत होगा। उसने समैरा को देखा, उसकी कमर के चारों ओर अपनी पकड़ को कसते हुए। कई तनावपूर्ण सेकंड के बाद उसने अचानक छोड़ दिया और बिस्तर से उठकर जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे समैरा चौंकी। उसने कंबल को मजबूती से पकड़ा। अगले कुछ दिनों तक ऋषि घर नहीं आया। समैरा ने तलाक पर चर्चा करने के लिए उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सप्ताहांत आया। समैरा लिविंग रूम में थी, नौकरी के लिए आवेदन भेजते समय, जब उसने सामने का दरवाजा खुलते सुना। ऋषि अंदर आया, थका हुआ दिख रहा था। वे चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे जब तक समैरा ने चुप्पी तोड़ी। अपनी लैपटॉप बंद करके शांतिपूर्वक खड़ी हो गई। चूंकि तुम वापस आ गए हो, चलो तलाक के बारे में बात करते हैं। ऋषि ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं यहाँ तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि हमें आज रात परिवार के दिन में जाना है। गोयनका परिवार हर महीने दिन आयोजित करता था और शादी के बाद से ऋषि और समैरा हमेशा एक साथ जाते थे। परिवार समैरा के प्रति दयालु नहीं था, अक्सर उसे बुरा व्यवहार करते थे। उसने इसे सहन किया क्योंकि उसे विश्वास था कि ऋषि उससे प्यार करता है। हालांकि किसी और महिला के साथ उसे देखकर वह अब खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। मुझे नहीं जाना, तुम अकेले जाओ। ऋषि का चेहरा असंतोष में बदल गया। समैरा, तुम यह कब तक चलाने वाली हो? उसने उसकी कॉल और संदेशों को अनदेखा किया, उम्मीद करते हुए कि वह शांत हो जाएगी, लेकिन वह अभी भी वही थी। मैं कुछ नहीं चला रही, मैं सिर्फ तलाक चाहती हूँ। तलाक शब्द सुनकर ऋषि का धैर्य टूट गया। उसने समैरा को ऐसे देखा जैसे वह तर्कहीन हो। तलाक? तुम शादी के बाद से काम नहीं कर रही हो, तुम खुद का समर्थन कैसे करोगी? कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी देगी? और तुम्हारे पिता के अत्यधिक चिकित्सा बिलों का क्या तुम उन्हें वहन कर सकोगी? समैरा, तुम अब किशोरी नहीं हो, तुम 28 की हो, अब बड़ा होना चाहिए। मैं गोयनका ग्रुप की सीईओ हूँ। मैं हर समय प्रलोभनों का सामना करती हूँ। कभी कभी उन्हें रोकना मुश्किल होता है, लेकिन वे महिलाएं कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? ऋषि यह नहीं समझ सका कि समैरा क्यों नहीं देखती कि वह अभी भी उससे प्यार करता है, भले ही वह उसके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकता। ऋषि के घमंडी व्यवहार को देखकर समैरा इस आदमी को उस शर्मीले लड़के के साथ नहीं जोड़ सकी जिसने कभी अपने प्यार का इजहार करते समय लज्जित होकर उसे चोट न पहुंचाने का वादा किया था। शायद यही उसका असली रूप था, स्वार्थी, गर्वित और घमंडी। अगर परिपक्व होने का मतलब तुम्हारी बेवफाई को सहन करना है, तो मुझे खेद है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। किसी और को ढूंढ लो। यहाँ तलाक के कागजात हैं जो मैंने तैयार किए हैं। जब तुम्हारे पास समय हो, उन पर साइन कर दो। ऋषि ने दस्तावेजों पर नजर डाली। जब उसने संपत्ति के विभाजन के खंड को देखा तो हंसते हुए कहा, तुम्हारी भूख कितनी बड़ी है, आधे संपत्ति की मांग कर रही हो। क्या तुम सच में सोचती हो कि यह संभव है? मैं इसके लायक हूँ, क्यों नहीं? ऋषि ने हंसते हुए उसकी आवाज में मजाक उड़ाते हुए कहा, इस घर के चारों ओर देखो, क्या तुमने यहाँ कुछ खरीदा है? मैं वर्षों से तुम्हारे पिता के चिकित्सा खर्चों को उठा रहा हूँ। अगर हम सब कुछ जोड़ते हैं तो तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। क्या मैं अपने वकील से गणना करवा दूं? जब समैरा ने उसके कड़वे चेहरे को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने कभी इस आदमी से प्यार किया था। उसने अपनी असली पहचान इतनी अच्छी तरह छिपाई थी कि जब तक उसने उसे धोखा नहीं दिया, तब तक उसने सोचा कि वह एक अच्छा आदमी है। यह मत भूलो, अगर मैं तुम्हें वह पेटेंट नहीं देती तो तुम गोयनका ग्रुप की सीईओ नहीं होती। और तुमने मुझे शादी के बाद घर पर रहने के लिए कहा था। अगर मैं अपने शोध को जारी रखती तो मैंने तुम्हें दिए गए पैसे से कहीं अधिक कमाया होता।
ऋषि ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया, अब कौन तुम्हारी पेटेंट के बारे में विश्वास करेगा। मैं पैसे के बारे में बहस नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम तलाक पर जोर देते हो तो हमें सभी चीजों का हिसाब करना होगा। समैरा, जब तक तुम तलाक का विचार छोड़ देती हो, मेरा पैसा अभी भी तुम्हारे उपयोग के लिए है। ऋषि, तुम घृणित हो। चूंकि उसने तलाक देने से इनकार किया, उसे मुकदमा करना पड़ेगा। वह मुड़ी, लेकिन उसने उसे रोक लिया। अपने कपड़े बदलो, हम परिवार के डिनर में जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं जा रही। उन्हें बताओ कि मैं ठीक नहीं हूँ। ऋषि ने उसकी कलाई पकड़ ली। समैरा, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे पिता के चिकित्सा खर्चों को बंद कर दूं। तुम ऐसा नहीं करोगे। ऋषि ने अपना फोन निकाला और अपनी सचिव को कॉल किया। मेरे ससुर के अगले महीने के चिकित्सा भुगतान को रद्द करो। गुस्से में समैरा ने उसका फोन छीन लिया और कॉल समाप्त कर दी। तुम एक सीमा पार कर रहे हो, ऋषि। सीमा पार कर रहा हूँ। ऋषि की नजरें तिरस्कार से भरी थी जब उसने उसे और करीब खींचा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मेरे कारण है। क्या तुम नहीं सोचती कि तुम सीमा पार कर रही हो? अपने कपड़े बदलो या मेरे पास तुम्हें मानने के लिए कई तरीके हैं। ऋषि की आंखों में ठंडक देखकर समैरा को एहसास हुआ कि वह कितनी अंधी थी कि ऐसे आदमी से प्यार कर बैठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उसके सामने किसी भी कमजोरी को दिखाने से इनकार कर दिया। उसने अपनी हाथ को खींच लिया, गहरी सांस ली और ऊपर की ओर बढ़ गई। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि जल्दी से एक नौकरी ढूंढे ताकि वह बाहर जा सके और ऋषि से तलाक ले सके। उसने एक यादृच्छिक कपड़ा उठाया, अपने बालों को एक हेयरपिन से बांधा और नीचे वापस आ गई। वह कभी भी अपनी उपस्थिति को लेकर चिंतित नहीं रही। पहले उसने गोयनका परिवार की सभाओं के लिए अच्छा प्रभाव डालने के लिए तैयार हुआ करती थी। अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब उसने अपने कदमों की आवाज सुनी तो ऋषि ने ऊपर देखा। समैरा ने एक फिटेड सफेद ड्रेस पहनी थी। उसकी कमर इतनी पतली थी कि ऐसा लगता था कि उसे एक हाथ से घेरा जा सकता है। उसके बाल एक जेड हेयरपिन से बंधे हुए थे, जिससे उसकी नाजुक गर्दन दिखाई दे रही थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी जो ग्रेस थी वह ठीक उसी तरह थी जैसे जब वे पहली बार मिले थे। हालांकि उसकी आंखों में अब कोई गर्मी नहीं थी। चलो, उसने कहा। वे चुपचाप गोयनका निवास की ओर चले गए। जब वे पहुंचे और कार से बाहर निकलने वाले थे, तभी एक काली रेंज रोवर तेजी से आई और उनके सामने अचानक रुक गई। कार को पहचानते ही ऋषि का चेहरा काला पड़ गया। यह देव की कार थी, जिसे वह दोनों डरता था और नापसंद करता था। देव अपने लापरवाह और अप्रत्याशित व्यवहार के लिए जाना जाता था। उसने रिचर्ड के कहने पर गोयनका ग्रुप का कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया था। सभी ने उम्मीद की थी कि वह सफल होगा, लेकिन 5 वर्षों के भीतर उसकी कंपनी गोयनका ग्रुप से कई गुना अधिक मूल्यवान हो गई। ऋषि देव को सहन नहीं कर सकता था, आंशिक रूप से जलन के कारण। एक बार ऋषि द्वारा देव के बारे में की गई एक टिप्पणी देव के कानों तक पहुंच गई और प्रतिशोध में देव ने गोयनका ग्रुप के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। देव शायद ही कभी पारिवारिक दिनों में आता था और ऋषि ने उम्मीद की थी कि वह उससे बच सकेगा। आज उसकी किस्मत साथ नहीं थी। वे दरवाजे पर मिले। जब देव अपनी कार से बाहर निकला तो समैरा ने उसकी कठोरता को नहीं देखा। ऋषि ने कार का दरवाजा खोला और कहा, चाचा देव। देव ने उसे उदासीनता से देखा। उसकी नजरें क्षण भर के लिए यात्री सीट पर पड़ी, फिर उसने सिर हिलाया और घर के अंदर चला गया। समैरा ने गहरी सांस छोड़ी। जब देव ने उसकी ओर देखा तो वह सांस लेना भूल गई, डरते हुए कि वह कुछ बेतुका कह सकता है। वह अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जाना जाता था, हमेशा जो चाहा करता था। सौभाग्य से उसने कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि उसे बाद में उससे निजी तौर पर बात करनी होगी। जब ऋषि और समैरा लिविंग रूम में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही लोग भरे हुए थे। रिचर्ड और मैरी, परिवार के प्रमुख, देव के साथ बातचीत कर रहे थे। वह उस तरह का व्यक्ति था जो स्वाभाविक रूप से भीड़ में अलग दिखता था। समैरा की नजरें देव पर थीं। यह देखकर ऋषि ने माथा सिकोड़ लिया। तुम मेरे चाचा को क्यों देख रही हो? समैरा ने अपनी नजरें हटा ली और ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। उसकी ठंडक ने ऋषि को परेशान कर दिया। समैरा, तुम जानती हो कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम दूसरे पुरुषों पर ध्यान दो। जब से वे एक साथ आए थे, ऋषि बेहद नियंत्रक रहा था। समैरा को अन्य पुरुषों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं देता था। उसने सोचा कि यह उसके प्यार का संकेत है, लेकिन अब यह हास्यास्पद लग रहा था। उसने व्यंग्य किया, और मुझे पसंद नहीं है कि तुम दूसरी महिलाओं के साथ सोते हो, लेकिन तुम तो इसे अच्छे से कर रहे हो। ऋषि ने दांत पीसते हुए कहा, यह एक पारिवारिक दिन है। हम इसे बाद में निपटाएंगे। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसे उठाऊं, तो मेरे काम में मत आओ, उसने पलटकर कहा। ऋषि अब कोई दृश्य नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह गोयनका ग्रुप और रिचर्ड के साथ उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता था, जो अभी भी कंपनी के सभी शेयरों को रखता था।
जब वे बात कर रहे थे, मैरी ने कहा, समैरा, ऋषि, तुम लोग यहाँ हो। आओ बैठो। समैरा ने गहरी सांस ली, मुस्कुराते हुए पास गई। उसे गोयनकाओं से नफरत हो सकती थी, लेकिन उसने बुनियादी शिष्टाचार बनाए रखा। नमस्ते दादा दादी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैरी, जो देव को बसने और शादी करने के लिए प्रेरित कर रही थी, इस जोड़े को देखकर खुश दिख रही थी। आओ बैठो। उसने देव की ओर एक असंतोष की झलक के साथ देखा। देखो ऋषि, वह कंपनी को अच्छे से संभालता है और उसकी एक खूबसूरत पत्नी है। वे जल्द ही बच्चे भी हो सकते हैं। और तुम, लगभग 30 और अभी भी अविवाहित। अगर तुम अगली बार कोई प्रेमिका नहीं लाए तो मत आना। देव ने जोड़े को एक मुस्कान के साथ देखा। वह सच में खूबसूरत है। उसे बस यह जानने की इच्छा थी कि वह नाजुक काया बच्चों को जन्म देते समय कैसे सहन करेगी। समैरा ने देव की नजरों से असहज होकर भौहें चुराई। ऋषि ने भी देखा कि देव ने समैरा को जिस तरह से देखा, वह एक बुजुर्ग की नजर नहीं थी, बल्कि एक पुरुष की नजर थी जो एक महिला की प्रशंसा कर रहा था। उसका हाथ मुट्ठी में बदल गया और उसका शरीर तना हुआ था। मैरी ने साइड किया। मेरा मतलब है, तुम मुझे बहू कब लाओगे? इस पर निर्भर करता है। अगर मैं किसी को पसंद करता हूं, तो शायद मैं उसे कल वापस लाऊंगा, देव ने निस्संकोचता से जवाब दिया। तुम बहुत पिकी हो। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच तय किया है। देव, कल है, इसे खराब मत करो। तो तुम्हें शायद कल एक और पुराने दोस्त से माफी मांगनी पड़ेगी। निराश होकर मैरी ने कहा, तुम मुझे पागल कर रहे हो। देव ने ऋषि की ओर देखा। ऋषि सालों से शादीशुदा है। मुझे धक्का देने के बजाय क्यों नहीं उसे बच्चों के लिए प्रोत्साहित करते? मैरी ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि देव उसकी बात नहीं सुनने वाला है। उसने समैरा और ऋषि की ओर मुड़ते हुए अपना चेहरा नरम किया। समैरा, तुम और ऋषि कुछ सालों से शादीशुदा हो। तुम बच्चे कब पैदा करने की योजना बना रहे हो? अध्याय 6। समैरा ने बोलने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन ऋषि ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराया। दादी, हम इस पर काम कर रहे हैं। समैरा ने अपने हाथ को खींचने की कोशिश की, लेकिन ऋषि की पकड़ बहुत मजबूत थी। अगर वह उसे नहीं छोड़ने वाला है, तो वह भी उसे आसान नहीं बनाएगी। उसने मैरी की ओर मुड़कर कहा, दादी, मैं अभी एक नौकरी की तलाश कर रही हूँ, इसलिए बच्चों का होना शायद थोड़ी देर के लिए टलना पड़ेगा। कमरा चुप हो गया। ऋषि की समैरा के हाथ पर पकड़ दर्दनाक रूप से कस गई और उसने कराह उठी। देव ने ऋषि के हाथ को समैरा पर देखा। उसकी नसें उभरी हुई थीं, फिर उसने उदासीनता से नजरें हटा लीं। ऋषि की चाची एन गोयनका ने व्यंग्य किया, समैरा, मुझे बेबाक होने के लिए मत दोष दो। तुम सालों से शादीशुदा हो। तुम अभी तक बच्चे क्यों नहीं कर पाई? अगर ऋषि ने तुमसे शादी करने पर जोर नहीं दिया होता, तो क्या तुम्हारा परिवार कभी गोयनकाओं में शादी कर पाता? तुम्हें आभारी होना चाहिए। अगर तुम ऋषि का बच्चा नहीं चाहती, तो कई महिलाएं हैं जो चाहती हैं। अगर कोई और आ गया तो तुम ही बेवकूफ दिखोई। इसके अलावा, एन ने सोचा, कौन जानता है कि समैरा प्रजनन योग्य है या नहीं। वह ऐसा लग रहा था कि वह भलाई की बात कर रही है, लेकिन उसकी नजरें समैरा पर एक श्रेष्ठता का भाव लिए हुए थीं। मैरी ने एन की ओर तिरस्कार से देखा। एन, बस करो। एन ने अपने होंठों को चिढ़ाया, लेकिन चुप रही। मैरी ने समैरा की ओर एक दयालु मुस्कान के साथ मुड़कर कहा, समैरा, तुम और ऋषि अभी भी युवा हो। अगर तुम अभी बच्चे नहीं चाहती, तो कोई बात नहीं। बस खुद को ज्यादा मत थकाओ। हमारे परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है। तुम चाहो तो काम कर सकती हो, लेकिन आराम से। समैरा ने सिर हिलाया। मैं समझ गई, दादी। इसके साथ असहज क्षण बीत गया और कमरा फिर से अपनी पूर्व गर्माहट में लौट आया। ध्यान हटते ही ऋषि ने समैरा को लिविंग रूम से बाहर खींच लिया। जब वे बैकयार्ड के गज़ेबो में पहुंचे तो उसने उसे छोड़ दिया। समैरा, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? क्या तुम चाहती हो कि सबको हमारी लड़ाई के बारे में पता चले? समैरा ने अपने दर्द भरे हाथ को रगड़ते हुए कहा, मैं बस ईमानदार थी। ईमानदार? ऋषि ने भरीकुटी चिढ़ाई। क्या मुझे तुम्हारे पिता को बुलाना चाहिए? सुदीप मेहता बीमार थे और तनाव नहीं सहन कर सकते थे। समैरा ने ऋषि से तलाक लेने की योजना बनाई थी, इससे पहले कि वह उन्हें धीरे धीरे यह खबर दे। उसने ऋषि को घूरा। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम वह थे जिसने धोखा दिया। तुम्हें इतना आत्मधार्मिक होने का क्या अधिकार है? ऋषि ने अपने हाथों को कस लिया। उसके चेहरे पर एक झलक अपराधबोध की आई, लेकिन फिर वह अधीरता में बदल गया। मैंने वादा किया था कि ऐसा फिर नहीं होगा। अगर तुम नेत्रा को नहीं देखना चाहती, तो मैं उसे निकाल दूंगा। तुम और क्या चाहती हो? समैरा को लगा कि उनके बीच संवाद टूट गया है और उसने मुड़कर कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। जब ऋषि ने उसकी लाल लकीरों वाली आंखें देखीं, तो वह नर्म हो गया। समैरा, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। बस तलाक का जिक्र मत करो और मैं तुम्हें मना लूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। समैरा को यह हास्यास्पद लगा। वह कैसे दावा कर सकता था कि वह उससे प्यार करता है जबकि वह किसी और महिला के साथ था?
बस उसके किसी और के साथ होने के बारे में सोचने से ही उसे बीमार लगने लगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। धोखा उसके लिए एक सीमा थी। वह यह नहीं दिखा सकती थी कि कुछ भी नहीं हुआ या उसके साथ सुलह कर सकती थी। ऋषि समेरा को अच्छी तरह जानता था कि उसे धैर्य रखना होगा। उसे विश्वास था कि वह अभी भी उसके लिए भावनाएं रखती है। अन्यथा जब उसने उसे धोखा देने के बारे में पता लगाया तो वह और बड़ा दृश्य बनाती। जब तक वह उसे तलाक देने से इनकार करता, वह अंततः उसे माफ कर देगी। ठीक है, हम इस पर अभी बात नहीं करेंगे। अगर तुम अभी बच्चे नहीं चाहती तो हम इसे 2 साल बाद के लिए टाल देंगे। चूंकि तुम काम करना चाहती हो, मैं अपनी सचिव से तुम्हारे लिए गोयनका ग्रुप में एक पद खोजने के लिए कहूंगा। समेरा ने उसकी व्यवस्था पर हंसते हुए उसकी आंखों में व्यंग्य के साथ कहा, ऋषि, क्या तुम मुझे एक कठपुतली समझते हो जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो? उसकी नजरों से आहत होकर ऋषि ने माथा सिकोड़ लिया। मैं तुम्हें कैसे नियंत्रित कर रहा हूँ? तुम अभी बच्चे नहीं चाहती, इसलिए मैंने 2 साल इंतजार करने पर सहमति दी। तुम काम करना चाहती हो, इसलिए मैं इसे व्यवस्थित करूंगा। तुम और क्या चाहती हो? नाटक करना बंद करो। मैं बच्चे नहीं चाहती क्योंकि मैं तलाक चाहती हूँ। मैं काम करना चाहती हूँ ताकि तुमसे संबंध तोड़ सकूं। ऋषि ने समेरा के जिद्दी चेहरे को देखा, असंतुष्ट। शादी के बाद से वह उसके पिंजरे में एक कनारी की तरह थी। वह उसे जाने नहीं दे सकता था। जब तक मैं सहमत नहीं होता, यह शादी खत्म नहीं होगी। भले ही तुम किसी वकील को बताओ कि मैंने धोखा दिया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ऋषि की आत्मविश्वास से भरी आवाज और नियंत्रक स्वभाव ने समेरा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, गुस्से से कांपते हुए। उसने अंततः देखा कि वह कितना स्वार्थी और घृणित था। उसने इस आदमी से अपने जीवन के 8 साल, 18 से 26 साल की उम्र बर्बाद कर दिए। तुम मुझे बीमार कर देते हो, ऋषि। समेरा की आंखों में स्पष्ट घृणा देखकर ऋषि ने उसका ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। समेरा, मैं समझता हूं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से ये शब्द कहो। उसकी समेरा को हमेशा उसके लिए प्यार करना चाहिए। वह नहीं सहन कर सकता था कि वह उसे इतनी तिरस्कार से देखे। समेरा ने उसके हाथ को झटक दिया। मुझे मत छुओ, तुम गंदे हो, गंदा, ऋषि ने हंसते हुए कहा और वह उसके करीब आया, उसे गज़ेबो के खंभे के खिलाफ दबा दिया और उसे जोर से चूमा। अगर वह उसे पसंद नहीं आने वाली बातें कहना बंद नहीं करती तो वह उसे किसी और तरीके से चुप कर देगा। समेरा ने अपना सिर मोड़ लिया। ऋषि के गर्म होंठ उसके गाल पर पड़े, जिससे उसकी त्वचा में खुजली होने लगी। मुझे छोड़ दो, ऋषि। ठीक है, जब तक तुम मुझे चोट पहुंचाने वाली बातें कहना बंद नहीं करती। कभी नहीं, तो मुझे तुम्हें अपने तरीके से चुप कराना पड़ेगा। उसने उसका ठोड़ी पकड़कर उसे जोर से चूमा। जैसे ही उसके होंठ उसके होंठों से मिलने वाले थे, पीछे से एक हल्की खांसी ने उन्हें रोका। ऋषि, क्या मैं कुछ बाधित कर रही हूँ? ऋषि अचानक सख्त हो गया, उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने समेरा की ठोड़ी पर अपनी पकड़ को कसते हुए धीरे धीरे उसे छोड़ दिया और देव की ओर मुड़ गया। देव की मजाकिया नजरों से मिलते हुए ऋषि ने मजबूरन मुस्कुराया। नहीं, चाचा देव, क्या आपको कुछ चाहिए? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दादी ने मुझे आपको दोनों को डिनर के लिए बुलाने के लिए भेजा है। धन्यवाद, चाचा देव, कोई परेशानी नहीं, लेकिन याद रखें, यह परिवार का घर है। अपने कार्यों का ध्यान रखें। देव ने बात करते हुए समेरा की ठोड़ी पर लाल निशान पर संक्षिप्त नजर डाली, उसकी नजरों में मजाक का भाव स्पष्ट था। जब देव की नजरें समेरा पर टिकी तो ऋषि ने माथा सिकोड़ते हुए उसके सामने आकर कहा, मैं समझता हूँ, चाचा देव। उसकी आवाज और अभिव्यक्ति प्लेजेंट नहीं थी और देव की ओर उसकी नजरों में सतर्कता का एक संकेत था। देव ने मुस्कुराते हुए और ध्यान से नजरें हटा लीं। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। देव के जाने के बाद ऋषि ने समेरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे टालते हुए बिना पीछे देखे चलना शुरू कर दिया। ऋषि ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, उसका हाथ मजबूती से थामते हुए। व्यवहार करो, वरना मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। समेरा की खींचने की कोशिश रुक गई। हेल्पलेसनेस और गुस्से की लहर उसके ऊपर चढ़ गई। अगर उसने तब घर की पत्नी बनने पर सहमति नहीं दी होती तो वह अब उसके नियंत्रण और धमकियों में नहीं होती। उसे जल्दी से एक नौकरी ढूंढनी थी, अपने पिता के चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे कमाने थे और ऋषि से खुद को मुक्त करना था। तब तक तलाक के बारे में बहस करना बेकार था। उसने अपना मन बना लिया। समेरा ने संघर्ष करना बंद कर दिया और ऋषि को उसे डाइनिंग रूम की ओर ले जाने दिया। डिनर के बाद सभी घर चले गए। जब ऋषि और समेरा अपने विला पहुंचे तो ऋषि ने कार के दरवाजे बंद कर दिए, बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। समेरा ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? हमें बात करनी है। अगर यह तलाक के बारे में है तो कोई जरूरत नहीं। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगी। ऋषि की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। अभी समेरा की उदासीनता देखकर ऋषि ने अपने होंठों को एक पतली रेखा में दबा लिया, उसकी असंतोष स्पष्ट था।
उसे पता था कि उसे अपनी बेवफाई को स्वीकार करने में समय लगेगा। जब तक वह तलाक का जिक्र नहीं करती, उसे विश्वास था कि उसे वापस जीतने का एक मौका है। कुछ समय बाद उसने सिर हिलाया। समैरा, मुझे खुशी है कि तुम मुझे एक और मौका दे रही हो। समैरा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे खाली नजरों से घूरा। क्या तुम अब कार का दरवाजा खोल सकते हो? मैं थक गई हूं और आराम करना चाहती हूं। एक क्लिक के साथ दरवाजे खुल गए। समैरा तुरंत बाहर निकली, बिना पीछे देखे विला की ओर बढ़ गई। जब ऋषि बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसने साइड किया, उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। शादी के शुरुआती दिनों में जब वह बिस्तर में बहुत कठोर होता था तो वह दरवाजा बंद कर देती थी ताकि यह दिखा सके कि वह गुस्से में है। वह कुछ दिनों बाद उसे अंदर आने देती थी। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। कोई बात नहीं, उसने सोचा, मैं धीरे धीरे उसे जीत लूंगा। उनके पास एक साथ जीवन था। जब तक वह उसके पास रहेगी और उसके लिए भावनाएं रखेगी, वह अंततः उसे माफ कर देगी। बेडरूम के अंदर समैरा अगले दिन के इंटरव्यू के लिए एक आउटफिट चुन रही थी। कुछ विकल्प चुनने के बाद उसने ईशा को फोटो भेजकर उसकी राय मांगी। निशा ने तुरंत कॉल किया। तुम अचानक नौकरी की तलाश क्यों कर रही हो? क्या तुमने ऋषि के साथ सब कुछ सुलझा लिया है? समैरा की आवाज शांत थी। अभी नहीं, मुझे पहले एक नौकरी चाहिए। मेरे पास कोई आय नहीं है। जब मेरे पास अपने पिता के चिकित्सा बिलों और अपने रहने के खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे होंगे तब मैं तलाक पर चर्चा करूंगी। तो तुम उसके साथ ऐसे रहोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं? बिल्कुल नहीं, मेरे पास कुछ पैसे बचाए हुए हैं। मैं इंटरव्यू के बाद बाहर जाने के लिए एक जगह ढूंढ लूंगी। समैरा ने महसूस किया कि तलाक को जल्दी नहीं किया जा सकता। बिना नौकरी या पैसे के वह वकील की फीस नहीं चुका सकती थी और न ही गोयनका ग्रुप की कानूनी टीम का सामना कर सकती थी। उसे सबसे अच्छे तलाक वकील की जरूरत थी जो वह ढूंढ सके। उसका इरादा कुछ भी नहीं लेकर जाने का नहीं था। ऋषि ही था जिसने उनके विवाह को धोखा दिया। उसे खाली हाथ क्यों जाना चाहिए? अगर उसके पास साधन होते तो वह उसे कुछ भी नहीं लेकर जाने देती। जहां तक उसके पिता के चिकित्सा बिलों का सवाल था, उसे ऋषि के पैसे का इस्तेमाल करने में कोई अपराध बोध नहीं था। उसके शोध ने तब ऋषि को लाखों कमाए थे। उसके पिता के चिकित्सा खर्च तो बूंद भर थे। तुम किस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रही हो? पाक फार्मास्यूटिकल्स। क्या तुम फिर से दवा के शोध में जा रही हो? हाँ, मैंने इस क्षेत्र के साथ संपर्क बनाए रखा है, भले ही मैं काम नहीं कर रही हूँ। यही मुझे सबसे अच्छा पता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे यहाँ काम करने आओ, मैं तुम्हें सिफारिश कर सकती हूँ। समैरा ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा अपने बॉस की शिकायत करती हो। तुमने उसे एक तानाशाह के रूप में चित्रित किया है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ूं? लाइन के दूसरी ओर थोड़ी चुप्पी थी, फिर एक पुरुष आवाज आई, निशा, मैं कब से तानाशाह हूँ? वह आवाज दूर थी लेकिन खतरनाक धार के साथ थी। निशा ने घबराते हुए हंसते हुए कहा, समैरा, ओह, मुझे जाना है। मुझे बताना कि इंटरव्यू कैसा रहा। हम लंच करेंगे। समैरा कुछ कहने से पहले ही निशा ने फोन काट दिया। समय की देर होने पर समैरा ने भौहें चिढ़ाए। निशा आमतौर पर अपनी दिनचर्या में अनुशासित होती थी। इस समय किसी को अपने घर पर रखना, खासकर अपने बॉस को, असामान्य था। उसे अगले दिन विवरण जानने के लिए खुदाई करनी होगी। समैरा ने अपना फोन रख दिया और एक साधारण हल्के हरे रंग की ड्रेस चुनी जो इंटरव्यू के लिए उपयुक्त थी। फिर उसने बाकी कपड़े रख दिए, अपने पजामे उठाए और बाथरूम की ओर बढ़ गई। शॉवर के बाद उसने अपने बालों को सुखाया, अपनी स्किनकेयर रूटीन पूरी की और बिस्तर पर चली गई। इस बीच अध्ययन में ऋषि ने अनाम रूप से ऑनलाइन पोस्ट करने में संकोच किया। अपनी पत्नी को धोखा देने के बाद उसे वापस जीतने के लिए सलाह मांगी। जवाबों में उसे तलाक देने और उसे जाने देने के लिए कहा गया, जिससे वह गुस्से में आ गया, इसलिए उसने पोस्ट हटा दी। जब वह बिस्तर पर जाने वाला था तो उसका फोन बजा। यह नेत्रा का संदेश था। नेत्रा, ऋषि, मैं गर्भवती हूँ। क्या वह तुम्हारी दोस्त है? लूसिया की आंखों में घृणा की एक झलक आई। नहीं, कोई ऐसा जिसे मैं नापसंद करती हूँ। जिसे तुम नापसंद करती हो वह अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। सहकर्मी ने उसे खुश करने की कोशिश की। लूसिया ने इसकी सराहना की। चलो इस बारे में बात न करें, यह मूड खराब कर देता है। जब समैरा रेस्तरां में पहुंची तो ईशा भी वहां पहुंच रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ अंदर चली गईं। इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक रहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर नहीं मिली तो किसी और कंपनी में कोशिश करो। शहर में कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी तुम्हें पाकर खुश होगी। आत्मविश्वास के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने सालों से किसी लैब में काम नहीं किया है। दवा के शोध के लिए बहुत अनुभव की आवश्यकता होती है और समैरा ने अपने स्नातक अध्ययन के दौरान लैब में बिताए 3 वर्षों के अलावा उसके पास ज्यादा पेशेवर अनुभव नहीं था। चिंता मत करो, एक बार जब तुम काम करना शुरू करोगी तो तुम जल्दी से पकड़ लोगी, ईशा ने कहा।
उसे पता था कि समैरा हमेशा समर्पित रही है, अक्सर परिणाम और डेटा के लिए मेहनत करती रही है। इस बारे में काफी हो गया। कल रात फोन पर मैंने एक पुरुष की आवाज सुनी। क्या चल रहा है? नईशा ने कहा। समैरा ने झिझकते हुए नजरें चुराई। क्या तुम सुनिश्चित हो? समैरा ने उसे घूरा। नईशा, मैं सुनने में कमजोर नहीं हूँ। मैंने कल रात तुम्हारे यहाँ एक पुरुष को स्पष्ट रूप से सुना। नईशा के गाल और भी लाल हो गए। उसे पता था कि वह इससे बच नहीं सकती। ठीक है, वह मेरे बॉस है, हम डेटिंग कर रहे हैं। समैरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी नजरें रेस्तरां के एक कोने पर स्थिर हो गईं, और वह लाल हो गई। नईशा का दिल टूट गया। समैरा की नजरों का पीछा करते हुए नईशा ने देखा कि ऋषि एक महिला के साथ बैठा है जो रो रही है और कभी कभी उसे एक लंबी नजर दे रही है। नईशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋषि इतना बेधड़क होगा अपनी प्रेमिका को सार्वजनिक स्थान पर लाकर। क्या वह वही महिला है जिसे वह देख रहा है? हाँ, समैरा ने कोशिश की कि वह परवाह न करे, लेकिन उन्हें एक साथ देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को कस लिया हो। उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं उससे सामना करने जा रही हूँ। वह सार्वजनिक रूप से अपने अफेयर को कैसे दिखा सकती है? समैरा ने जल्दी से नईशा का हाथ पकड़ लिया। मत करो, उनका सामना करना केवल तुम्हें और शर्मिंदा करेगा। तुम इसे कैसे सहन कर सकती हो? नईशा ने कहा, लेकिन समैरा की लगभग आंसू भरी आंखें देखकर उसके दिल में एक दर्द हुआ। मत रो, वह इसके लायक नहीं है। समैरा ने अपनी आंखें रगड़ी और गहरी सांस ली। मुझे पता है, जब ऋषि ने धोखा दिया तो वह उसके किसी भी भावनाओं के लायक नहीं रहा। हालांकि उसे 8 साल तक उससे प्यार करने के बाद अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बंद करना असंभव था। अंततः वह उससे दूर हो जाएगी जब तक वह केवल एक अजनबी न रह जाए। बिना पीछे देखे समैरा मुड़ी और चली गई। ऋषि ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसके बगल में नेत्रा धीरे धीरे रोती रही, जिससे वह और भी चिढ़ गया। उसने एक सिगरेट जलाई और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम इसे खत्म नहीं करोगी तो मेरे पास यह सुनिश्चित करने के तरीके हैं कि तुम इसे जन्म न दो। # अध्याय 8। ऋषि ने अपना फोन उठाया, संदेश को गुस्से से घूरते हुए। वह और नेत्रा हमेशा सुरक्षा का उपयोग करते थे, इसलिए या तो वह झूठ बोल रही थी या उसने कॉन्डोम के साथ छेड़छाड़ की थी। किसी भी तरह यह ऋषि के लिए एक सीमा पार कर गया था। उसने सीधे उसे कॉल किया। तुम अभी कहाँ हो? नेत्रा ने उसकी आवाज में गुस्सा सुनकर एक कड़वाहट महसूस की। ऋषि, मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? ऋषि ने ठंडी हंसी निकाली। क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह मेरा है? ऋषि, तुम ही मेरे साथ एकमात्र पुरुष हो। क्या तुम नहीं जानोगे कि यह तुम्हारा है या नहीं? उसका स्वर आरोपात्मक था, जिसमें एक शिकायत का संकेत था, लेकिन ऋषि केवल परेशान महसूस कर रहा था। इसे खत्म कर दो। वह केवल वही महिला थी जिसके साथ वह बच्चे चाहता था। समैरा, नेत्रा जैसी महिलाएं जो खुद को उसके सामने फेंकती थीं, केवल मजे के लिए थीं। उसने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, यह हमारा बच्चा है, मैं इसे रखूंगी। ऋषि ने चिढ़कर भरीकुटी चिढ़ाए। अगर उसे पता होता कि वह इतनी परेशान करने वाली होगी तो वह उसे छूता भी नहीं। मैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? एक संक्षिप्त चुप्पी थी, फिर नेत्रा की आंसू भरी आवाज आई। क्या तुम मुझे गर्भपात करने के लिए मजबूर करने की योजना बना रहे हो? ऋषि ने जवाब नहीं दिया, उसकी चुप्पी ने उसे जवाब दिया। अगर तुम इस बच्चे को नहीं चाहते तो मैं इसे अकेले पालूंगी। मैं इसे नहीं बताऊंगी कि इसका पिता कौन है। उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, ऋषि ने फोन काट दिया और अपनी सचिव को निर्देश दिया कि वह पता करे कि वह कहाँ है। जब समैरा ने उसके अफेयर का पता लगाया तो उसने जल्दी से सीखा कि नेत्रा इसके पीछे थी और उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास एक बैकअप योजना होगी। वह बच्चा नहीं पैदा हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो समैरा के साथ उसका रिश्ता सच में खत्म हो जाएगा। रात के अंत में समैरा आधी जागी हुई ने कार के इंजन की आवाज सुनी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह नाश्ते के दौरान नौकरानी ने बताया कि ऋषि रात में जल्दी चला गया था, संभवतः काम के मुद्दे के कारण। समैरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूध पीते हुए उसकी आंखों में एक हल्का मजाक था। काम का मुद्दा, यह अधिक संभावना थी कि वह उस दूसरी महिला से मिलने के लिए भाग रहा था। जब वह बाहर निकली तो उसने नईशा को संदेश भेजा कि वे लंच के लिए कहाँ मिलें। नईशा ने एक रेस्तरां का पता भेजा। समैरा ने अपना फोन रख दिया, अपनी कार में बैठी और जीपीएस सेट किया। जिस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया वह यह थी कि एक लैब कोट पहने हुए महिला, जो नाजुक मेकअप किए हुए थी, उसकी ओर देख रही थी। हल्की सी भरीकुटी चिढ़ाई हुई थी। महिला की सहकर्मी, जो भी लैब कोट पहने हुए थी, ने देखा कि वह किसकी ओर देख रही है, लेकिन उसने केवल समैरा की कार को कोने के चारों ओर जाते हुए देखा। लूसिया, तुम क्या देख रही हो? लूसिया पोलार्ड ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने किसी को देखा जिसे मैं जानती हूँ। शायद मैं गलत थी।
नेत्रा का खाना अचानक बंद हो गए, उसकी आंखें शिकायत से भरी थीं। ऋषि, मेरे लिए तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं। उसकी चालाकी के विचार ने ऋषि को घृणा की लहर महसूस कराई। तुम्हारी सच्ची भावनाएं किस काम की हैं? उसने एक बैंक कार्ड निकाला और उसे मेज पर फेंक दिया। उसका चेहरा ठंडा था। इस कार्ड पर $300,000 हैं। पैसे लो और गर्भपात करवा लो, वरना मैं अपने बॉडीगार्ड्स को तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहूंगा। तुम जानती हो कि क्या चुनना है। नेत्रा ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर कांपते हाथों से कार्ड उठाया और आंसुओं में इस तरह से बाहर भाग गई। ऋषि ने अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उसे अस्पताल तक फॉलो करें, फिर निराशा में फोन काट दिया। जब उसने अपने स्क्रीन सेवर पर समैरा की तस्वीर देखी तो उसका चेहरा नर्म हो गया। बिना ज्यादा संकोच किए उसने उसे कॉल किया। फोन लंबे समय तक बजता रहा, फिर समैरा ने जवाब दिया। तुम्हें क्या चाहिए? समैरा की ठंडी आवाज जैसे बर्फ के पानी की बाल्टी थी, जिसने तुरंत ऋषि के पहले गर्म दिल को ठंडा कर दिया। उसने अपने फोन को मजबूती से पकड़ा, अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश करते हुए। कुछ नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। क्या तुमने खाना खाया? समैरा की आंखों में व्यंग्य की चमक थी। ऋषि नेत्रा के साथ था और फिर भी उसके बारे में सोचने का समय निकाल रहा था। वह सच में एक मल्टीटास्किंग मास्टर था। मैं अभी खा रही हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन काट रही हूँ। दूसरी ओर एक संक्षिप्त चुप्पी थी, फिर ऋषि की गहरी आवाज आई। ठीक है, मैं आज रात देर तक काम नहीं करूंगा। जब मैं घर आऊंगा तो चलो साथ में डिनर करते हैं। ऋषि को केवल फोन कटने की आवाज सुनाई दी। निजी कमरे में जब समैरा ने अपना फोन रखा तो नईशा ने गुस्से में कहा, वह कितना घटिया है। अपनी प्रेमिका के साथ खाना खाते हुए तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। वह पहले सोचती थी कि ऋषि एक अनोखा व्यक्ति है और उसे विश्वास था कि वह समैरा को खुश करेगा। समैरा ने मेन्यू उठाया, उसकी आंखें नीचे थीं। चलो उसके बारे में बात न करें, इससे मेरी भूख खराब हो जाएगी। चलो ऑर्डर करते हैं। जब नईशा ने समैरा को संयमित रहने की कोशिश करते देखा तो उसे सहानुभूति का एक दर्द महसूस हुआ। उसे पता था कि दिल के मामलों में केवल समय ही ठीक कर सकता है। दूसरों के शब्दों से कोई मदद नहीं मिलेगी। सौभाग्य से समैरा स्पष्ट विचारों वाली थी और ऋषि को माफ करने की कोई योजना नहीं थी। ऑर्डर देने के बाद वे सामान्य बातचीत करने लगी। अचानक नईशा को कुछ याद आया। वैसे मैंने सुना है कि स्टार टेक्नोलॉजी पार्क फार्मास्यूटिकल्स में निवेश करने की योजना बना रही है। अगर मैं सही याद करूं तो स्टार टेक्नोलॉजी के सीईओ देव गोयनका हैं। समैरा देव के नाम पर रुकी, अपने गिलास को थोड़ा कसकर पकड़ते हुए, उस रात उसके कान में उसकी सांस की गर्मी को याद करते हुए। वह आक्रामक भावना अभी भी उसे सिहरन दे रही थी। उसने उस याद को दूर किया और एक हल्का सा उत्तर दिया। क्या तुम किसी दूसरी कंपनी में आवेदन करने पर विचार करना चाहती हो? अगर तुम ऋषि से तलाक ले लेती हो तो गोयनकाओं से मिलना अजीब होगा। समैरा ने सिर हिलाया, अपना गिलास नीचे रखते हुए। अगर मैं पार्क फार्मास्यूटिकल्स में शामिल होती हूँ तो मैं बस एक सामान्य फार्मासिस्ट रहूंगी। वह मुझे नोटिस नहीं करेगा। इसके अलावा ऋषि और उसके चाचा के बीच कोई करीबी रिश्ता नहीं है। फिर भी ऋषि वही है जिसने धोखा दिया। अगर किसी को अजीबता से बचना चाहिए तो वह गोयनकाएं हैं, न कि मैं। चूंकि वे करीबी नहीं हैं, क्या तुम उसके चाचा से तलाक में मदद मांग सकती हो? भले ही वे एक दूसरे के साथ अच्छे न हों, वे दोनों गोयनका हैं। क्या तुम सोचती हो कि वह मेरी मदद करेगा? अच्छा बिंदु, निशा ने आह भरी किया, निराशा से देखती हुई। समैरा ने हंसते हुए कहा, तलाक कोई जल्दी करने वाली चीज नहीं है। अभी मेरी प्राथमिकता नौकरी ढूंढना और बाहर जाना है। बाकी सब उसके बाद आएगा। ठीक है, मैं दोपहर की छुट्टी लूंगी ताकि तुम्हारी जगह देखने में मदद कर सकूं। कोई जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल सकती हूँ। नईशा ने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना। सप्ताहांत में मूव करो और मैं मदद करने आऊंगी। चिंता मत करो, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं संकोच नहीं करूंगी। लंच के बाद वे रेस्तरां के दरवाजे पर अलग हो गईं। समैरा ने कई एजेंटों से संपर्क किया और कुछ जगहें देखीं। एक बेडरूम अपार्टमेंट को प्राथमिकता दी जो 60 वर्ग मीटर से अधिक था। उसे सजावट और स्थान पसंद आया, लेकिन किराया बहुत अधिक था। अपने घटते बैंक बैलेंस को देखते हुए उसने शहर के केंद्र से दूर एक सस्ते अपार्टमेंट पर निर्णय लिया। फिर भी उसने पार्क फार्मास्यूटिकल्स से इंटरव्यू के परिणामों की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, इससे पहले कि वह लीज पर साइन करे। जब समैरा विला में लौटी तो शाम के 6 o'clock बजे थे। ऋषि लिविंग रूम में बैठा था। दरवाजा सुनकर उसने ऊपर देखा और एक पल के लिए स्टन रह गया। समैरा ने हल्के हरे रंग की ड्रेस पहनी थी और उसके बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे थे, जिससे उसकी पतली गोरी गर्दन दिखाई दे रही थी। वह व्यवस्थित और जीवंत दिख रही थी, जिसमें थोड़ी चंचलता थी।
शादी के बाद से उसे उसके साथ कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ा और घर पर भी एक अमीर पत्नी के मानकों का पालन करना पड़ा। एक बार ऋषि की मां ने उसे देखा और घर पर कैजुअल कपड़े और बंद में रहने के लिए उसकी आलोचना की थी। ऋषि को यह स्वीकार करना पड़ा कि समैरा का यह जीवंत रूप गोयनकाओं के नियमों द्वारा नियंत्रित रूप से कहीं अधिक आकर्षक और मनमोहक था। फिर भी उसकी आकर्षण के साथ एक असुरक्षा की भावना उसके अंदर समा गई, जैसे वह किसी भी क्षण उसे छोड़ सकती है। तुम आज कहाँ गई थी? पैट्रिशिया ने कहा कि तुम नाश्ते के तुरंत बाद चली गई। समैरा ने अपने जूते बदलते हुए जवाब दिया, मैं नौकरी की तलाश में गई थी। कौन सी कंपनी? क्या तुम्हें मेरे लिए कॉल करने की जरूरत है? समैरा ने उसे घूरते हुए कहा, यह मेरी बात है, मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें शामिल हो। अगर वह हस्तक्षेप करता तो यह गोयनका ग्रुप में उसकी निगरानी के समान होता। उसकी आंखों में प्रतिरोध देखकर ऋषि को दुख हुआ। समैरा, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। धन्यवाद, लेकिन नहीं। उसने उसे पार करते हुए ऊपर की ओर बढ़ गई। जब वह सोफे के पास से गुजरी तो ऋषि ने उसकी कलाई पकड़ ली। अगले ही क्षण उसके सामने एक गुलदस्ता आ गया। यह वही जूलियट गुलाब थे जो उसने अपने प्यार का इजहार करते समय दिए थे। ये फूल एक सुरक्षात्मक, शुद्ध, सच्चे, निस्वार्थ और शाश्वत प्रेम का प्रतीक थे। अब ताजे गुलाबों को देखकर समैरा को केवल विडंबना महसूस हुई। ऋषि के साथ उसका विवाह, जो उसकी बेवफाई से दागदार हो गया था, अब सच्चे और शाश्वत जैसे शब्दों के लायक नहीं था। उसकी चुप्पी देखकर ऋषि की आवाज नर्म हो गई। मैं आज एक फूलवाले के पास से गुजरा और तुम्हारे लिए कुछ फूल लाने का सोचा। समैरा ने अपना हाथ खींच लिया। उसकी आंखों में उसे घृणा, अधीरता और ठंडक के अलावा कुछ नहीं था। प्यार का कोई निशान नहीं बचा था। कोई जरूरत नहीं। मुझे ये फूल कभी पसंद नहीं थे। ऋषि एक पल के लिए ठिठकी और स्वाभाविक रूप से बोली, लेकिन तुम हमेशा ये फूल खरीदते हो जब तुम फूलों की दुकान पर जाते हो। ऋषि ने नजरें फेर ली। शायद उसे याद नहीं था कि उसने उसे जूलियट गुलाब दिए थे जब उसने अपने दिल की बात कही थी। अब यह कोई मायने नहीं रखता था। अगर वह उनके रिश्ते के साथ धोखा दे सकता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उसे याद नहीं रख सका। यह अतीत की बात है। वह सीधे बेडरूम की ओर बढ़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी नजरें उस पर हैं, लेकिन अब उसे परवाह नहीं थी कि उसके शब्द उसे चोट पहुंचाते हैं या नहीं। कपड़े बदलने के बाद और नीचे आने पर कामवाली ने पहले से ही मेज पर रात का खाना लगा दिया था। श्री और श्रीमती गोयनका, रात का खाना तैयार है। समैरा ने सिर हिलाया और सीधे मेज पर गई, बिना ऋषि की ओर देखे खाना खाने लगी। ऋषि ने भौहें चिढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसके सामने बैठ गया। कामवाली, कमला, ने उनके बीच के तनाव को देखा और अनुमान लगाया कि उन्होंने बहस की है। उसने कॉफी टेबल से फूल उठाए, समैरा की ओर मुस्कुराते हुए। श्रीमती गोयनका, क्या मैं इन फूलों को सजा दूं? नहीं, बस इन्हें फेंक दो। अतीत में जब भी वे बहस करते थे, समैरा कभी इतनी ठंडी नहीं थी। कमला क्षण भर के लिए चौंकी और ऋषि की ओर देखा। बिना अपना सिर उठाए ऋषि ने उदासीनता से कहा, जैसा वह कहती है वैसा करो। इन्हें फेंक दो। कमला ने अपनी बात पर पछताया, रियलाइजिंग कि उसने गलत बात कह दी थी। उसने जल्दी से फूल नीचे रखे और रसोई में लौट गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने ऋषि की मां को एक संदेश भेजा, यह महसूस करते हुए कि यह बहस पहले से अलग थी। रात के खाने के बाद समैरा उठी और बेडरूम की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, एक हाथ ने उसे रोक दिया। समैरा, क्या तुम हमेशा मेरे प्रति इतनी ठंडी रहने वाली हो? हमें एक साथ जीवन बिताना है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो या डांटो, लेकिन मुझे चुप्पी का सामना मत करने दो। समैरा ने बिना भाव के ऋषि की ओर देखा, उसके हेल्पलेस एक्सप्रेशन को नोट करते हुए, ठीक उसी तरह जैसे उनके पिछले झगड़ों के बाद वह उसे मनाने की कोशिश करता था। वह हमेशा अपने व्यवहार को कम करके आंकता था, उसके नर्म दिल का फायदा उठाकर माफी मांगता था। 8 सालों के साथ रहने के बाद उसने उसे बहुत अच्छे से जान लिया था। इस बार उसे माफ करना केवल भविष्य में अनगिनत धोखों की ओर ले जाएगा। जब कोई सीमा पार कर लेता है तो हर बार गहरी चोट लाने के लिए वह केवल और अधिक दर्द लाएगा। अगर मैं धोखा देती तो क्या तुम शांत रह पाते और मुझे इतनी जल्दी माफ कर देते? ऋषि ने दरवाजे के हैंडल पर अपनी पकड़ कस ली, उसकी नसें उभरी हुई थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और खतरनाक इरादा था। अगर उसने कभी समैरा को किसी और आदमी के साथ देखा तो उसे पता था कि वह खुद को रोक नहीं पाएगा। समैरा ने उसके अचानक ठंडे व्यवहार को मजेदार पाया। देखो, तुम खुद नहीं कर सकते तो दूसरों पर क्यों थोपते हो? ऋषि ने उसे देखा और जानबूझकर कहा, समैरा, मैं तुम्हें इसे स्वीकार करने के लिए समय दूंगा, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। उसे पता था कि समैरा नौकरी की तलाश कर रही थी ताकि वह उसे छोड़ सके, लेकिन वह उसे दिखाने के लिए दृढ़ था कि उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ थीं। ऋषि की आंखों में भरे हुए अधिकार और जुनून ने समैरा का दिल धड़काया और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे पता था कि उसके नर्म चेहरे के पीछे वह नियंत्रित हो सकता है।
अगर उसने तलाक पर जोर दिया तो उनके बीच चीजें अच्छी नहीं होंगी। जब ऋषि ने समैरा की आंखों में डर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसे डरा दिया है और उसने अपना चेहरा नरम कर लिया। डरो मत, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसने एक बेतरतीब बाल को उसके कान के पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से पीछे हट गई, उसके हाथ को हवा में लटकने दिया। तनाव कुछ सेकंड के लिए बना रहा, फिर ऋषि ने अपने हाथ को आराम से वापस खींच लिया। मैं कल एक व्यापार यात्रा पर जा रहा हूँ, आधे महीने के लिए। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं फिर से बेडरूम में आऊंगा। इसके लिए तैयार रहना। समायरा ने दरवाजा बंद कर दिया, उसकी पीठ पहले से ही पसीने से भरी हुई थी। उसने उसके संदेश को समझ लिया, वह उसे अपने धोखे को स्वीकार करने और माफ करने के लिए 2 हफ्ते दे रहा था। उसे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना था। उसके फोन पर पाक फार्मास्यूटिकल्स HR विभाग से एक संदेश आया। उसे नौकरी मिल गई थी, हालांकि वेतन उसकी उम्मीद से कम था। कोई बेहतर विकल्प न होने के कारण उसने अगले सोमवार से अपनी शुरुआत की तारीख की पुष्टि की और तुरंत रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क किया। अगले दिन समैरा ने 1 साल के लिए एक अपार्टमेंट के लिए 1 साल का अनुबंध साइन किया, 3 महीने का किराया पहले ही चुका दिया। भुगतान करने के बाद उसके खाते में केवल कुछ 100 बचे थे। वह घर वापस नहीं गई, बल्कि सफाई के सामान खरीदे और नए अपार्टमेंट को पूरी तरह से साफ किया। दोपहर तक वह थक गई थी, लेकिन साफ सुथरे अपार्टमेंट को देखकर संतुष्ट महसूस कर रही थी। अगले कुछ दिनों में समैरा ने विला में अपने सामान को पैक किया। शनिवार को निशा उसकी मदद करने आई। कमला ने समैरा को सूटकेस के साथ देखकर हैरान हुई। श्रीमती गोयनका, क्या आप यात्रा पर जा रही हैं? समैरा ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाहर जा रही हूँ। इन सभी वर्षों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। कमला चौंकी, उसे लगा कि समैरा और ऋषि के बीच कुछ गलत था। वे पहले बहुत समय एक साथ बिताते थे, लेकिन हाल ही में वे मुश्किल से बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा समैरा हर रात उसे फोन करती थी। श्रीमती गोयनका, क्या आप और श्री गोयनका के बीच झगड़ा हुआ? समैरा के हाथ ने सूटकेस के हैंडल पर कस लिया। कुछ सेकंड के बाद उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैंने एक नौकरी पाई है और बाहर रहना अधिक सुविधाजनक होगा। इसके साथ उसने कमला को शिष्टता से सिर हिलाया और बिना पीछे देखे बाहर चली गई। उसे जाते हुए देखकर कमला के मन में एक बढ़ती हुई चिंता थी और उसने जल्दी से ऋषि को फोन किया। श्रीमती गोयनका बस सूटकेस के साथ चली गईं। ऋषि एक व्यापार भागीदार को लिफ्ट की ओर ले जा रहा था जब उसे यह कॉल मिली। ये शब्द सुनकर उसकी मुस्कान ठंडी हो गई और उसका मूड तुरंत खराब हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि समैरा उसके जाने के दौरान चली जाएगी। समझ गया। कॉल खत्म करते हुए ऋषि ने जल्दी से समैरा को फोन किया। समैरा को ऋषि का नाम स्क्रीन पर देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पता था कि जैसे ही वह विला छोड़ती वह सूचित हो जाएगा। अपने होंठों को एक साथ दबाते हुए उसने कॉल का जवाब दिया। जैसे ही कॉल जुड़ा, ऋषि की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। समैरा, मैं तुम्हारे बाहर जाने से सहमत नहीं हूँ। तुरंत घर आओ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और आगे के रोमांचक एपिसोड्स के लिए RSVS चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए, वहां लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी अमेजिंग स्टोरीज चैनल पर आने वाली, तो कृपया सब्सक्राइब कर लो।